Hello everyone, I am Sanjay Pandey, teaching chemistry from around last 25 years to ICSE, ISC and CBSE students. सबसे पहले तो वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। संजय पांडे क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर आपसे 3 इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहते हैं। नंबर 1, हम लोगों ने 6 to 12th ICSE देन ISC और CBSE साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की सारी क्लासेस ऑनलाइन मोबाइल ऐप से हम लोगों ने शुरू कर दिया है। वो मोबाइल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें डायरेक्टली आप फ़ोन कर सकते हैं। हम आपको मोबाइल ऐप का लिंक आपके मोबाइल पे डायरेक्टली सेंड कर देंगे। नंबर 2, अगर आप भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपनी डिटेल्स लाइक योर नेम देन क्लास और फिर जो सब्जेक्ट आप यहाँ पढ़ना चाहते हैं वो सारा डिटेल हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे 9415614156 ये 156 2 बार आता है। बहुत सिंपल नंबर है, आप याद कर सकते हैं 9415614156। इस नंबर पर अपना डिटेल आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर 3 एंड लास्ट, अगर आप प्राइवेट ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तब भी आप हमारे इस नंबर पर हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आज ICSE क्लास 10th केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो पहला चैप्टर है वहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर देखिए, सबसे पहले तो आपको हम कंटेंट्स दिखा दें कि हम लोग को टोटल these are how many chapters what we have to study in class 10। देखिए यहां से आप देखें 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद नंबरिंग देखिए, ये टोटल कितने चैप्टर हो गए। 12th इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक चैप्टर ये है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो टोटल हम लोग को 13 चैप्टर्स केमिस्ट्री में, ICSE केमिस्ट्री में स्टडी करने हैं, जिसमें से आज हम लोग ये पहला चैप्टर कौन सा है, पीरियोडिक टेबल। पूरा नाम तो ये है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज, लेकिन शॉर्ट में हम लोग खाली पीरियोडिक टेबल ही कहते हैं। जो आपने क्लास 9th में भी स्टडी किया होगा इस चैप्टर को, है ना, वही चैप्टर 9th में थोड़ा शॉर्ट में रहता है और 10th में हम लोग काफी डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। और एक इंफॉर्मेशन आपको और देते हैं कि ये एक ऐसा चैप्टर है, भाई अभी तो पीरियोडिक टेबल आप क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर मिलेगा इसलिए पढ़ेंगे। और फिर ये चैप्टर अगले साल अगर आप साइंस कंटिन्यू करते हैं तो अगले साल फिर इसको पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो मतलब पीरियोडिक टेबल का चैप्टर 9th में पढ़ते हैं, फिर 10th में पढ़ते हैं और फिर उसके बाद 11th में दोबारा पढ़ेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी क्वेश्चन इससे मिलते हैं। और दूसरी चीज़ आप ऐसे देखें, अभी तो मजबूरी में पढ़ते हैं क्योंकि नंबर मिलना है आपको, फिर बाद में केमिस्ट्री पीरियोडिक इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि केमिस्ट्री पढ़नी है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इससे सिंप्लीफाई हो जाती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लेक्चर शुरू करने के पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दें। अच्छा, ये आपके प्रिंटेड नोट्स हैं। ये प्रिंटेड नोट्स जब आप क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे तो ये मोबाइल ऐप पे आप ये हम अपलोड कर चुके हैं, सारा प्रिंटेड नोट्स है आपका। और इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के प्रिंटेड नोट्स मोबाइल ऐप पे आपको मिलेंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो वीडियोस हैं वो आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं मोबाइल ऐप से, लेकिन इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पहले आपको ये ब्रीफ हम इसको इंट्रोडक्शन दे दें कि इस साल किस तरह के क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर से। ये सारे नोट्स आप वहाँ से ले लीजिएगा। हम इसको ये देखिए, सबसे पहले तो हम लोग आ गए थे, ये दिस इज ICSE 2020। सबको पता है कि हम लोग का पेपर 80 मार्क्स का होगा और उसमें से ये जो मतलब 20 में जो क्वेश्चन आया है वो केवल 4 नंबर का आया है।
लेकिन ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है। आप देखिए आईसीएसई 2020 में 4 मार्क्स का आया, फिर अगर और आगे चलते हैं हम लोग तो देखिए 19 में कितने मार्क्स का आया, 11 मार्क्स का। तो कोई रिलेशनशिप आपको नजर नहीं आ रही कि कितने मार्क्स का आ रहा है। फिर और अगर हम लोग आगे चलते हैं तो देखिए ये कौन सा ईयर आया, ये 4, फिर 18 में गए तब देखिए 9 मार्क्स का है। मतलब इसी तरह से ये ईयर वाइज सारे क्वेश्चंस आपको इस शीट में मिल जाएंगे। फिर 17 में गए तो 10 मार्क्स का। तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, है ना। तो मार्क्स वेरी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए जैसे 20 में देखिए कितने मार्क्स का आया, 20 में आया आपका इस साल ये 4 नंबर का आया, है ना। तो अगर हम लोग परसेंटेज वाइज भी कैलकुलेट करते हैं तब भी अच्छा खासा मार्क्स कवर कर रहा है एक चैप्टर से, अकेले एक चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। और जैसे 9th में आपने पीरियडिकली स्टडी किया होगा, उस बेसिस पर अगर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन करेंगे, पहली बात तो इस चैप्टर में कोई चीज आपको रटना नहीं है, रट करके आईसीएसई का पेपर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझना है। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास अभी पेन कॉपी नहीं है तो इस वीडियो को आप पॉज करिए, एक नोटबुक लाइए, सिस्टमेटिक नोट्स बनाइए, ठीक है। अभी तो हम लोग ऑनलाइन ऐसे ही स्टार्ट कर रहे हैं, फिर जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग ऑफलाइन क्लासेस अपनी क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। और लेकिन अभी फिलहाल तो आप इसको खूब अच्छे से नोट्स बराबर बनाते चलिए साथ में हमारे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ करें कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद फिर हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे कि थ्योरी क्या क्या हम लोग को करना है। जैसे इनका जो पहला क्वेश्चन आया था कि द एलिमेंट विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अब पहले तो देखिए आपको पता है कि नहीं पता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। देखिए ये क्या हम पीने जा रहे हैं, H2O पी रहे हैं। जैसे अगर ये करते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल टाइम्स में नहीं होता है, 10th में डायरेक्टली हम लोग स्टडी करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। अगर हम लोग किसी एटम की बात करते हैं, ये न्यूक्लियस है और आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इतना तो आप रिलेट कर ही सकते हैं कि यहां पे प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव रहता है, तो अनलाइन चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, सारी शेल की बात नहीं कर रहे, केवल आउटरमोस्ट की बात कर रहे हैं, जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है। दिस इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस बाय सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना हो एटम से बाहर, तो मतलब अगर सपोज करें कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F काम कर रहा था न्यूक्लियस की तरफ, तो इसके अगेंस्ट में आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो जो एनर्जी आप इसके अगेंस्ट में निकालते इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बाहर, उसी को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, या इसी को शॉर्ट में हम लोग आईपी कहेंगे, या किसी बुक में आपको आईई भी दिखाई पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी इसको कहते हैं। तो देखिए एक लाइन में अगर डेफिनेशन बनानी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट फ्रॉम एनी एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसकी आईपी उतनी ज्यादा हो जाएगी, उतना ज्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो हम लोग का जो क्वेश्चन था कि इन 4 एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके लिए फिर आपको क्या करना है, कहां तक रटेंगे बैठ करके। तो ये करते करते आपको ये पता लग जाए कि एलिमेंट कहां सिचुएटेड है। 9th में हो सकता है आपको थोड़ा सा याद हो, या 10th में तो अभी आपको स्टडी करने करना है। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज आपको याद है क्या फर्क पड़ता है, एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है। अगर ये डिस्टेंस डिक्रीज हो जाए, इसी को एटॉमिक साइज कहते हैं ना, डिस्टेंस डिक्रीज हो जाए तो ये F पे क्या फर्क पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ जाएगा
तो फिर इस पे क्या फर्क पड़ेगा, अनएनर्जी पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बढ़ जाएगा। तो एक चीज हम लोगों को और क्लियर कर दिया कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, किसी पीरियड में जब भी लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगी। जिसे नोट करते चलिए कॉपी में, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। फिर दूसरा नोट करिए, फोर्स ऑफ एडिक्शन इंक्रीजेस। फिर तीसरा नोट करिए, आईपी शॉर्ट में लिख लीजिए, आईपी आल्सो इंक्रीजेस। 3 पॉइंट हम लोगों ने कर लिया। अगर ये सेंटेंसेस आप लर्न करते चलेंगे तो कई क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। तो हम लोगों ने कंक्लूजन क्या किया कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड 3 पॉइंट किया। नंबर 1 एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, नंबर 2 हम लोगों ने क्या, फोर्स ऑफ एडिक्शन इंक्रीजेस, और नंबर 3 हमने किया आईपी आल्सो इंक्रीजेस। अब आपको ये पता लग जाए कि इन चारों एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट, क्योंकि लेफ्ट राइट जाने पे साइज डिक्रीज करती है, तो कौन सा एलिमेंट सबसे एक्सट्रीम राइट पे होगा, उसी की साइज सबसे कम हो जाएगी। जब उसकी साइज कम होगी तो उसी की आईपी सबसे ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, और दूसरा एक चीज और भी लर्न कर लीजिए, जैसे हम लोग जब पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं और ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं। और एक जनरल ऐसे लर्न कर लीजिएगा कि जो ट्रेंड पीरियड में रहता है उसी का अपोजिट ट्रेंड ग्रुप में आता है। जैसे अभी हम लोगों ने कहा कि लेफ्ट राइट जाने पे आईपी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा कि मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप एटॉमिक साइज, जस्ट अपोजिट कर लीजिए। अगर हम लोग आपसे क्वेश्चन ये कर दें कि सबसे ज्यादा आईपी कहां पे होगी, तो दोनों पॉइंट को आप कंबाइन कर दीजिए, एक्सट्रीम राइट एंड टॉप पे जाएगा। तो एक्सट्रीम राइट एंड टॉप को अगर हम लोग सर्च करना चाहें कि ये एलिमेंट कौन सा आ रहा है, तो देखिए ये आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, अभी तो आपको धीरे धीरे करके लर्न करना पड़ेगा, ऐसे लर्न नहीं करना है, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। जो हमारे पास एलिमेंट्स थे उसमें से कौन कौन से एलिमेंट किए हैं, हाइड्रोजन कहां पे है, हाइड्रोजन तो याद होगा आपको, लेफ्ट पे रहता है। फिर देखिए सीसियम कहां पे है, सीसियम ग्रुप 1 में है। ग्रुप 1 में कहां पे, ये देखिए ये CS सिंबल होता है, यहां पे ग्रुप 1 में नीचे आ गया। फिर अगला एलिमेंट रेडॉन दिया था, Rn एटॉमिक नंबर 86 होता है, ये आपको अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, यहां पर है रेडॉन, वहां पर है। और उसके बाद हम लोग का जो फोर्थ एलिमेंट है वो था हीलियम। हीलियम देखिए कहां पे है, हीलियम यहां पे है। तो जो 4 एलिमेंट थे हमारे, हाइड्रोजन था, सीसियम था, और ये रेडॉन है, और ये हीलियम, ये 4 एलिमेंट है। तो इन चारों को आप देख लीजिए, रटना नहीं है आपको, एकदम सिस्टमैटिक है, समझने की कोशिश करिएगा। With the help of respective position, we can answer this question. इन चारों एलिमेंट में से आप देख के बताइए कि कौन सा एलिमेंट एक्सट्रीम राइट एंड टॉप पे है। तो एक्सट्रीम राइट में ये दोनों एलिमेंट हो गए जब पीरियड की बात कर रहे हैं, और टॉप पे जाएंगे तो हीलियम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हीलियम इज द आंसर। तो मतलब आपको आइडिया लगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आने हैं। अभी जो ये वाला जो क्वेश्चन है ये अभी आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग या एक आध दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, ये तो हो सकता है आप कर लेंगे। ये 19 का क्वेश्चन था, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिकॉल करिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको कह रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर हम लोग ये करते हैं उसी तरह से इसको भी आप अभी फर्दर टाइमिंग, अभी तो इसको और डिटेल में हम लोग को स्टडी करना है। कॉपी पे नोट करिए कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस एंड कमिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। आप देखिए जरा, फिर वही चीज आपको करना पड़ेगा, मैग्नीशियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम एंड सल्फर। इन चारों में से देखिए कौन सा एलिमेंट ऐसा है। अभी हम लोगों ने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट लेने के लिए कहां पे जाना पड़ेगा, जैसे आईपी वाला क्वेश्चन क्या था उसी तरह का आंसर यहां पर भी आएगा। हमने आपको 2 पॉइंट कहा है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज करती है, तो फिर इसका भी आंसर उसी तरह से आएगा कि एलिमेंट व्हिच इज ऑन द एक्सट्रीम
एक्सट्रीम राइट एंड टॉप, वही आंसर आ जाएगा। तो इन चारों में से देखिए, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करिए, मैग्नीशियम कहाँ पे, मैग्नीशियम ग्रुप 2 में आता है। ग्रुप 2 कहाँ होता है, राइट में लेफ्ट हैंड साइड में रहता है ना। एल्यूमिनियम देखिए कहाँ पर आता है, ग्रुप 13 में है, वो दाहिनी तरफ आता है, उस तरफ जाता है। क्लोरीन भी राइट हैंड साइड में जाता है, क्लोरीन 17 ग्रुप में है, और सल्फर भी उस तरफ जाता है। तो अगर इन चारों को कंपेयर करेंगे तो क्राइटेरिया में देखिए क्लोरीन की लोकेशन इन चारों में से, अगर आप देखिए क्लोरीन की लोकेशन ये यहाँ पे ग्रुप 17 में यहाँ पर है, तो सबसे राइट में और टॉप पे क्लोरीन जा रहा है, तो इन चारों एलिमेंट में से क्लोरीन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मतलब एक रफ आइडिया हमने दिया आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आईसीएसई पूछेगा। तो रट के क्या ये क्वेश्चन हो सकता है, जब तक आपको रिलेटिव की इंफॉर्मेशन ना हो, आप रट करके कहाँ तक रटेंगे बैठ करके। तो अच्छे से जब हम लोग क्लास में करेंगे तो खूब अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कहां से हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी। अगर हम लोग बात करते हैं कि पीरियोडिक की कैसे शुरुआत हुई, तो इन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस, यहां से देखिए एलिमेंट्स आर प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स, दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर। In order to study elements in an organized manner, they need to be classified. मतलब अगर जैसे ये करते हैं कि देखिए अब आपको दिखाई पड़ रहा है, एलिमेंट्स को हम लोगों ने एकदम सिंपल सा फिनोमेना, 9 से भी इतना डिफरेंस आता है ना, कि जैसे किसी मॉल पे जाते हैं, स्टोर पे जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि सामान खाली भरा रहता है, भाई सोप्स अलग रहते हैं, कॉस्मेटिक का सामान अलग रहता है, तो सिस्टमेटिक उसी तरह से एलिमेंट को भी अरेंज किया गया है, क्लासिफाई किया गया। फिर देखिए उसी का रेफरेंस आ रहा है। इन्होंने कहा कि यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 द कंट्रीब्यूशन ऑफ डेवनियर, न्यूलैंड एंड मेंडलीफ टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब अगर आपको ये तीनों नाम 9th में याद आते हो, हाँ एक क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा है, डेवनियर के पहले भी कोई था क्या, जो इस बुक में नाम नहीं दिया है, डेवनियर के पहले भी कोई था जिसने पीरियोडिक टेबल में कोई काम किया हो? ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि कहां से मिलेगा। ये तो ऑनलाइन क्लास है, तो यहाँ तो हमको आंसर बताना पड़ेगा, नहीं तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी। ये वो इंसान है जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। एक इंसान ऐसा है, यू जस्ट नेम द फिनोमेना, तो उनका हाथ, जैसे कुछ बच्चे क्लास में होते हैं ना, उनका हाथ हमेशा ऐसे खड़ा रहता है, कुछ भी क्वेश्चन करिए, तो उसी तरह से ये भी थे, है ना। कोई गेस करेगा क्या, कौन कौन साहब है ये फादर ऑफ केमिस्ट्री जिनको कहा जाता है? चलिए हम इसको छोड़ देते हैं, आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं। अब अगर डेवनियर के पहले डेवनियर ने क्या किया था, डेवनियर ने, अच्छा दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि 10th में डेवनियर, न्यूलैंड, इस पे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, बस खाली कहानी थोड़ी सी आपको पता रहनी चाहिए कि हाँ इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था। अदरवाइज जो क्वेश्चन हमको मिलेगा वो मेंडलीफ में ही मिलेगा, जो आगे हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। देखिए डेवनियर ने क्या किया था, ठीक है, नहीं उसके पहले उसकी थोड़ी सी जरूरत पड़ रही है कि डेवनियर ने क्या किया था। डेवनियर ने सारे एलिमेंट्स को तीन एलिमेंट के, जिसको ट्रियाड के नाम से जानते हैं, तीन एलिमेंट की ग्रुप में और वर्टिकली अरेंज किया था। अगर आप ऐसा देखिए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये कहां पे होगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इन तीनों एलिमेंट को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, चलिए अभी बार बार करने पे डिस्टर्ब हो रहा है, ये तीनों ग्रुप 2 में है, या आप देखेंगे तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। ये पीरियोडिक टेबल देखिए, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम यहां पे है 20,
ये एटॉमिक नंबर 20, फिर स्ट्रॉन्शियम 38 यहां पर है और फिर 56 बेरियम यहां पे है। तो देखिए तीनों एक ही ग्रुप में है ना, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। और किस ग्रुप में है? तीनों सेम ग्रुप में, ग्रुप 2 में हम लोगों ने इसको अरेंज किया है। उन्होंने क्या, डुमनेट ने क्या कहा है कि तीन एलिमेंट को ग्रुप में रखा है और फिर उन्होंने ये कहा कि जितने भी ट्रियाड्स थे उन ट्रियाड्स में अगर पहला और आखिरी जो थर्ड एलिमेंट है, इन दोनों एलिमेंट कि अगर एटॉमिक मास का एवरेज ले लिया जाए तो उसका एटॉमिक मास इस बीच वाले एलिमेंट के बराबर आ रहा था। लेकिन फिर आगे देखिए जरा, हर जगह एक ट्रियाड इन्होंने बनाया था, यहां पे, यहां पर आए थे ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पे। देखिए एग्जाम्पल में दिया होगा ये, ये देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये ट्रियाड दिया हुआ है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पे देखिए तो क्लोरीन और आयोडीन का अगर एटॉमिक मास लेकर के उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करना, सम का ही मतलब है, तो फिर इसके बराबर आना चाहिए। चलिए भी ठीक है। लेकिन फिर इसी की जगह पर क्लोरीन के ऊपर याद है कौन सा एलिमेंट है? क्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन को रखा गया। हम यहां किनारे लिखते हैं, यहां पे दिखाई पड़ रहा है क्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन है, तो हमने ये किया, F किया, Cl किया और उसके बाद हमने Br किया। तो अब अगर जो प्रॉपर्टी यहां पर आ रही थी वो यहां पर फुलफिल नहीं हो रही है, फ्लोरीन और ब्रोमीन का अगर हम सम करके और 2 से डिवाइड करते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 आता है, लेकिन जब इसको करते हैं तो 35.5 नहीं आता है। इसका मतलब क्या हो गया? अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दे कि डेवनियर के ट्रियाड को इनका लॉ हमें क्यों, मतलब हमें आगे चल करके इसको एक्सेप्ट नहीं किया हम लोगों ने, क्यों? क्योंकि पूरी प्रैक्टिकल में ये फॉलो नहीं हो पा रहा था, तो फिर ये छोड़ दिया हम लोगों ने। फिर अगला न्यूलैंड ने क्या किया था? न्यूलैंड ने ये किया था, क्योंकि अगर आपको याद हो 9th में कि न्यूलैंड को म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद थी, तो जो जिस फील्ड में होता है उसके दिमाग वही चलता रहता है, तो इनको लगा कि जैसे म्यूजिक में 8 नोट्स होते हैं, है ना, सारे गामा पा धा नी, और फिर बस नी तक आता है, फिर जो अगला सा आता है वो तो फिर अगला हो जाता है ना, रिपीट हो जाता है। तो इन्होंने ये कहा कि सारे एलिमेंट को अगर लेफ्ट टू राइट हम लोग अरेंज कर दें तो जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से रिपीट होती है। लेकिन ये भी सब जगह पर नहीं फॉलो कर रही थी, जो आगे के एलिमेंट थे वहां पर ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहे थे, तो इस लॉ को भी हमें छोड़ना पड़ा। फिर लास्ट में मेंडलीव। अच्छा एक ही जानते हैं, जैसे किसने प्रैक्टिकल में काम किया? सबसे पहले डेविड ने किया, नहीं डेविड ने नहीं किया, जो अभी जो अगर आपको अपने आंसर बता ही देते हैं, एंटोनी लेवोशियर, अगर आपको नाम हो, एंटोनी लेवोशियर के नाम से खाली जानते हैं, उन्हीं को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, ये सीबीएसई के बुक में आपको मिलेगा, एनसीईआरटी में ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सबसे पहले एंटोनी लेवोशियर ने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया था, और उन्होंने क्या किया था, सारे एलिमेंट्स को, जब प्रैक्टिकल शुरू हुई थी तो उस समय करीब 36 या अराउंड 30 एलिमेंट्स थे। कितना आसान रहा होगा उसमें प्रैक्टिकल पढ़ना, इतने बस इतने एलिमेंट पढ़ते थे। आज कितने 118 एलिमेंट्स इसमें स्टडी करने हैं, टोटल 30 या 36 एलिमेंट थे उस समय। अच्छा, और फिर उन्होंने क्या कहा था, एंटोनी लेवोशियर ने क्या कहा था कि सारे एलिमेंट्स को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। जैसे हम लोगों ने पीरियड बनाया, ग्रुप बनाया, ये सब उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने खाली क्या किया था कि सारे एलिमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन आगे चल करके तो आपको पता है कि मेटलॉइड एक कैटेगरी आती है, तो उसमें तक ये वर्ड ही नहीं था। लेकिन शुरुआत तो इन्होंने किया था, आगे चल करके उनका क्लासिफिकेशन हमें छोड़ना पड़ा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि प्रैक्टिकल शुरू किसने की थी, तो डेविड ने नहीं की थी, वो किसने किया था, एंटोनी लेवोशियर ने किया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर वापस आते हैं। दूसरा हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे इस प्रैक्टिकल में क्या क्या नाम है, लेवोशियर का नाम आया, फिर डेवियर का नाम आया, फिर न्यूलैंड का नाम आया, फिर मेंडलीव का नाम आया।
इसके बाद और किसका नाम आएगा, ये देखते हैं हेनरी मोसले आएंगे, इसके बाद हेनरी मोसले, फिर कौन आएगा, फिर ये नील्स बोहर आएंगे। इतने लोग आ गए। अगर हम आपसे सिंपल सा क्वेश्चन करें कि इतने में से सबसे इंपॉर्टेंट किसका नाम है और क्यों, गेस करेंगे? कितना कितना लॉ दिया गया है, लेकिन जब पीरियोडिक टेबल की बात आती है तो पूरा क्रेडिट मेंडलीफ को जाता है। जबकि मेंडलीफ ने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया है किस बेसिस पे, मेंडलीफ का जो पीरियोडिक लॉ है वो 9th में आपने लर्न किया हुआ, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, वो 9th में आपने लर्न किया होगा। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आज हम लोग स्टडी करते हैं, जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं, वो किस पर बेस्ड है, मोसलेस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ पूरा सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड सेम है। खाली जो फर्क आता है इसमें एटॉमिक मास वर्ड आता है, उसमें एटॉमिक नंबर वर्ड आता है, और कोई डिफरेंस नहीं, एकदम सेम है। तो अब देखिए जब हम क्या एम्फेसिस करना चाह रहे हैं, अगर आपसे क्वेश्चन कर दें कि पीरियोडिक टेबल को स्टडी करना है तो एटॉमिक नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि एटॉमिक मास ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, तो ऑफ कोर्स टेबल से एटॉमिक नंबर, क्योंकि आज तो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को ही लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर जो पहला क्वेश्चन हमने किया था कि इतने साइंटिस्ट ने मिलकर के पीरियोडिक टेबल पे वर्क किया था, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, तो हमारा आंसर होगा मेंडलीफ। ऐसा क्यों, ऐसा इन्होंने क्या कर दिया, जबकि एटॉमिक मास तो हम आज कंसीडर भी नहीं करते, उसके बाद भी मेंडलीफ का ही नाम क्यों आता है। तो बस एक चीज सेंटेंस याद रखिए, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने सपने के लिए जीते हैं और अपने सपने के लिए मर जाते हैं। बिलीव करेंगे 69 इयर्स की एज थी मेंडलीफ की, 69 तो अभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या होता है, बहुत होता है 69। 86 इयर्स का कौन सा एडिशन था जो बैठ नहीं पाता था, जब उसकी डेथ हुई थी कुर्सी पे ऐसे ऐसे झुक करके बैठता था, मतलब ठीक से बैठ भी नहीं पाता था। 69 को राउंड ऑफ करके 70 कहते हैं, तो 70 बहुत होता है। उस उम्र पे आकर के इन्होंने सपना देखा पीरियोडिक टेबल बनाने का। इस उम्र पे आकर के तो सब लोग यही कहते हैं ना, हमारी उम्र बीत गई, अब तुम लोग जो करना है करो। तो इस उम्र पे आकर के किसी इंसान ने इतना बड़ा सपना देखा कि आज पूरे वर्ल्ड में कोई बच्चा अगर केमिस्ट्री पढ़ता है तो बिना इस नाम के तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाएगा, इसलिए क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, अभी आगे जैसे हम लोग स्टडी करेंगे, मेंडलीफ एक एलिमेंट है 106 Sb सीबोरियम, आगे एलिमेंट आप देखेंगे। तो यहां से देखिए आपको दिखाते हैं, ये दिखाई पड़ रहा है आपको कि नहीं, 106 Sg सिंबल है, ये क्या लिखा, सीबोरियम। नॉर्मली देखिए जो एलिमेंट Z एटॉमिक नंबर के लिए यूज करते हैं ना, जिनका Z ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, इनको सुपर हैवी एलिमेंट्स कहा जाता है, जिनके न्यूक्लियस बहुत अनस्टेबल होते हैं। इन एलिमेंट्स को देखिए किसी किसी पीरियोडिक टेबल में ऐसे सिंबल हम लोग MO मोलिब्डेनम, किसी किसी पीरियोडिक टेबल में आप ऐसे देखेंगे तो एलिमेंट को ऐसे आउटलाइन करके दिया रहेगा, ऐसे करके। तो ये कोई डिजाइन नहीं है, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन। दोज एलिमेंट्स which are not found in nature, they are artificially prepared। और वो कौन से एलिमेंट हैं जिनके एटॉमिक नंबर 100 या उससे ज्यादा है, वो एलिमेंट नेचर में नहीं मिलते हैं, उनको आर्टिफिशियली हम लोगों ने बनाया है। तो उन एलिमेंट को जिन केमिस्ट ने बनाया उन्होंने अपने नाम से उसका नाम रख दिया। जैसे देखिए कुछ नाम देखिए, अगर किसी से क्वेश्चन करिए कि आइंस्टीन का नाम तो सबने सुना है, और किसी से ये क्वेश्चन करते हैं कि डू यू नो
व्हाट इज आइंस्टीनियम, तो कहे तुम्हारा दिमाग खराब है, आइंस्टीनियम होता है कि आइंस्टीन होता है, नहीं ये भी होता है। देखिए 99 ES सिंबल है, उसका नाम है आइंस्टीनियम। तो मतलब आपको एग्जांपल दिखाना चाह रहे थे उस तरह से। देखिए अब तो आप रिलेट कर लेंगे, 101 सिंबल MD है और नाम क्या है मेंडेलिवियम, तो आप तो रिलेट कर लेंगे, मेंडेलिवियम तो मेंडली से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, जैसे यहां पर आइंस्टीनियम आइंस्टीन से रिलेटेड था, मेंडेलिवियम किसने सर्च किया होगा, इसको मेंडलीव ने सर्च नहीं किया था। जब ये बात आती है तो हमको इतना अच्छा लगता है, मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम फील करने लगते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। उस एलिमेंट को डिस्कवर किया था सीबॉर्ग ने, लेकिन उनके ऑनर में, किसके, मेंडलीव के ऑनर में, इतना रिस्पेक्ट करते थे मेंडलीव को कि डिस्कवरी इन्होंने किया था, सीबॉर्ग ने किया था, और नाम मेंडलीव का रखा, मेंडलीवियम नाम रखा। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ तो अपने नाम के लिए पता नहीं मर्डर करते हैं, क्या क्या कर जाते हैं, और अपना काम करके पूरा क्रेडिट मेंडलीव को दे दिया। ठीक है, तो आगे के एलिमेंट में आप ऐसे देखेंगे, ये तो एक नई इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दिया। अब हम लोग वापस आते हैं, हमारा जो क्वेश्चन जहां से बात हमारी शुरू हुई थी कि इतने केमिस्ट ने मिल करके ये काम किया था पीरियड टेबल में, सबसे इंपॉर्टेंट इसका नाम है तो मेंडलीव का है। क्यों, मेंडलीव ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, 70 इयर्स की एज पे उन्होंने पीरियड सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में पीरियड टेबल को मेंडलीव ने ही बनाया था, तो इसलिए उनका नाम बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। देखिए अब हम लोग मेंडलीव पे आते हैं और ज्यादा नहीं करेंगे 9th में, क्योंकि हम लोग ये कर चुके हैं। अब अगर ऑर्डर वाइज कॉपी में आप लिख लीजिए कि सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो एंटोनी लेवोसियर ने किया था। फिर नंबर 2 पे किसने किया, कॉपी में लिख लीजिए, नंबर 2 पे डबडेल ने किया, फिर नंबर 3 न्यूलैंड ने किया, नंबर 4 मेंडलीव ने किया। वर्ड बाय वर्ड अपनी तरफ से एक भी वर्ड नहीं ऐड करना, इसको वर्ड बाय वर्ड एज इट इज आपको रट देना है। क्या रटना है, कॉपी में लिखिए, इसको एज इट इज रट करिए, एग्जाम में ये लॉ पूछा जाता है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses। मतलब क्या हो गया कि when elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, then their physical and properties are repeated after a certain interval। इसी को पीरियोडिक लॉ कहा जाता है। अच्छा, फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं, this arrangement enabled Mendeleev to place 63 elements। अब देखिए अभी हम लोगों ने कहां से शुरू किया था, जब पीरियड शुरू हुई थी तो कितने हम लोगों ने कहा थे, 36। अब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना, देखिए 63 हो गए। इसका मतलब कि मेंडलीव ने जब शुरू किया तो उसमें कितने एलिमेंट हो गए थे, 63 एलिमेंट्स का। हाँ, एक चीज देखिए और हमको याद आ रही है, जब मेंडलीव ने पीरियड टेबल दिया था तो किसी को याद होगा सबसे लास्ट में कौन सा ग्रुप है, एकदम उधर राइट हैंड साइड में, जिसको क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कहा जाता है। विच ग्रुप इट इज, जीरो ग्रुप कहा जाता है, या इसको ग्रुप 18 भी कहा जाता है। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, जैसे अभी हम लोगों ने 2020 का जो क्वेश्चन किया था जिसमें हीलियम, जिसका आंसर आईपी वाला क्वेश्चन जो था, हीलियम सबसे ऊपर आया था ना, वो 18 ग्रुप का है, जीरो ग्रुप का। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ज़ेनॉन, केप्टॉन, ये सारे एलिमेंट इनको मिला के क्या कहते हैं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड इनर्ट गैस एलिमेंट और नोबल गैस एलिमेंट। हम लोगों ने क्या किया कि जब मेंडलीव ने पीरियड शुरू की थी तो 63 एलिमेंट थे, लेकिन उन एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ये इंफॉर्मेशन रखिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या नजर आती है कि जब इनर्ट गैसेस को हम लोगों ने बाद में डिस्कवर किया तो जो टेबल मेंडलीव ने दिया था उस टेबल को हमें चेंज नहीं करना पड़ा था। अभी जानते हैं हम बार बार इनका नाम क्यों एम्फेसिस करना चाह रहे हैं, क्यों सीबॉर्ग ने इनको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट दिया था। अपने डेथ के पहले
कई एलिमेंट जो उस समय डिस्कवर भी नहीं हुए थे, उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपनी डेथ के पहले बता के गए थे। ये बिलीव करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है, जो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, जो एलिमेंट उनकी डेथ के बाद डिस्कवर हुआ था, उसकी प्रॉपर्टी भी मेंडलीफ ने पहले से बता दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहा जाता है ना, अगर मैं तो किताबें बहुत पढ़ता हूँ, एक स्टेटमेंट है यू आर, ये गौतम बुद्ध का सेंटेंस है, यू आर व्हाट यू थिंक ऑल द डे। यहाँ पे खोपड़ी में दिन भर चलता क्या है। अगर किसी के बारे में बताना है कि आज से 5 साल के बाद आपकी लाइफ कहाँ पे होगी, तो इट्स वेरी सिंपल फिनोमेना, कुछ नहीं करना है, खाली उसकी 24 घंटे के थॉट को ऑब्जर्व कर लिया जाए तो पता लग जाएगा कि 5 साल बाद इसकी जिंदगी कहाँ जाने वाली है। मेंडलीफ के दिमाग में 24 घंटे पीरियडिक टेबल ही चलती थी। तो जब कभी ऐसा हुआ आपसे कि आप मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ तो नहीं रहा है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आप स्कूल से घर जा रहे थे और क्वेश्चन किसी फ्रेंड ने पूछा था, आ नहीं रहा था, लेकिन दिमाग में चल रहा है वो, और फिर आपसे जब घर आकर के पूछे थे किस रास्ते से आए थे, तो रास्ता नहीं आ रहा है क्योंकि दिमाग में तो क्वेश्चन चल रहा था, और घर पे आके खाना खाने बैठे थे और एक स्ट्राइक किया, बैठे, खाना छोड़ करके बैठे और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो प्लेजर मिलता, जो खुशी मिलती, वो आप वर्ड्स में किसी से प्रेज नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा कैसे होता है? जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ही नोज एवरी आंसर। आप खाली कुछ मत करिए, जैसे कोई क्वेश्चन हम सिंपल से ये सबसे ये कहते हैं कि 25 साल पढ़ाते हो गया है, बट आई डोंट नो एवरीथिंग। यस, आई नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, लेकिन हमको सब कुछ नहीं आता है। लेकिन हमारे यहाँ पे फर्क क्या होगा? आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सीधे मेरे पास आ जाते हो, जिस बात के लिए फीस आपने हमको दिया है, भाई आप टीचर हो, आप बता दो। अगर हमें कोई चीज नहीं आती तो हम कहाँ पर जाए? हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है, हम किसके पास जाएं? हम क्या करते हैं, ये किताब ढूंढेंगे, वो किताब ढूंढेंगे, इंटरनेट ढूंढेंगे। जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाता है, हमारे यहाँ पे खाली बस यही फर्क है और कोई डिफरेंस नहीं है। मेंडलीफ 24 घंटे उनके दिमाग में ये पीरियडिकली चलती थी, तो इसलिए अपने डेथ के पहले कितने एलिमेंट की प्रॉपर्टी वो बता के गए थे। बार बार खाली बस एक ही चीज आपके दिमाग में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं कि जितना क्रेडिट मेंडलीफ को जाता है उतना पीरियडिक टेबल में किसी को नहीं आता है। फिर आगे चलते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या किया था कि शुरुआत में 36 एलिमेंट थे, मेंडलीफ के टाइम पे कितना हो गए? 63 एलिमेंट्स हो गए। और इन्होंने क्या किया, 63 एलिमेंट्स को वर्टिकल कॉलम्स, जिसको आप ग्रुप सभी लोग जानते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल रोज, जिसको पीरियड कहते हैं, उसमें इन्होंने अरेंज किया। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइए तो इसके पहले ये वर्ड्स तो नहीं थे ना ग्रुप वर्ड था ना पीरियड वर्ड था, ये वर्ड सबसे पहले। जैसे आपसे ये क्वेश्चन करते हैं कि किसी एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर जहां इलेक्ट्रॉन होता है, इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहा जाता है। ऑर्बिट वर्ड 9 का क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने क्या किया था? तो आप बोलेंगे सर उसने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था। हमको यहां पे ये कहना है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में रदरफोर्ड ने इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया था, क्योंकि ऑर्बिट वर्ड उनके मॉडल में नहीं आता है। ऑर्बिट वर्ड किसने यूज किया था? इन्होंने यूज किया था। ये मोस्ले के नीचे अभी वहां पर है, बोहर ने वर्ड यूज किया था ये। और इन रदरफोर्ड के मॉडल में इसको क्या कहा गया था? इसको सर्कुलर, खाली बस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस कहा गया। ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स वर रिवॉल्विंग इन सम हॉलो स्पेस एट अ वेरी हाई स्पीड, बट ऑर्बिट वर्ड नहीं था कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, वो वर्ड इन्होंने बोहर ने यूज किया था। उसी तरह से यहां पर आते हैं कि ग्रुप और पीरियड, ये वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया? तो आंसर इज मेंडलीफ ने ही यूज किया था। उसके पहले तो न्यूलैंड ने इसकी कोई बात नहीं की, किसी ने इसकी बात नहीं की थी, इन्होंने सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले किस केमिस्ट्री क्राइटेरिया को टेबुलर फॉर्म में किया था, तो आंसर यही आएगा, मेंडलीफ ने आया था। फिर देखिए इन्होंने क्या कहा कि he predicted the existence of those elements, इसी की बात अभी हम कर रहे थे, existence of those elements which were yet to be discovered, मतलब अभी डिस्कवर करने थे, उनकी प्रॉपर्टी को पहले बता दिया था उन्होंने। बट दिस मेथड could not explain the positions of certain elements,
ये नया वर्ड आ रहा है, इसको कॉपी में लिखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट मेटल्स, रेयर अर्थ एलिमेंट मेटल्स एंड आइसोटोप्स। आगे भी स्टडी करेंगे हम लोग, ये वर्ड कॉपी में नोट करिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं, these defects were removed by हेनरी मोसले। अब हेनरी मोसले और मेंडलीफ को अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग की बात करें तो देखिए वही वाला स्टेटमेंट फिर से रिपीट हो रहा है, पूरा स्टेटमेंट सेम है। इसको भी वर्ड बाय वर्ड आप नोट करके कॉपी में लर्न करिए। दी प्रॉपर्टीज की जगह पर फिजिकल और केमिकल हो गया, दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर दी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक नंबर, सॉरी बस यही वाला वर्ड चेंज हुआ है और तो पूरा सेम है ना। इसके पहले एटॉमिक मास आया था और ये एटॉमिक नंबर आया है। अच्छा देखिए एक चीज, वो तो जब आप किसी चीज में इन्वॉल्व होते तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है। आपसे से कोई हमको बताएगा जैसे एटॉमिक नंबर को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से करते हैं, उस तरह से एटॉमिक मास को किस नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, किस लेटर से, तो लेटर A होता है, एटॉमिक मास के लिए लेटर A आता है। अच्छा हमारा क्वेश्चन ये है कि मेंडलीफ ने जो एटॉमिक मास की बात कही थी, एटॉमिक मास होता क्या है, तो एटॉमिक मास होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। Z क्या होता है, तो ये केवल प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। अगले लेक्चर में हम लोग इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अभी लेक्चर ये लंबा हो जाएगा। आपको खाली बस एक चीज ढूंढना है, ये होमवर्क आपका हो गया। मेंडलीफ ने कहा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। जब इन्होंने अपना मॉडल दिया था उस समय न्यूट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो अब हमको ये समझ में नहीं आता है कि इनका एटॉमिक मास था क्या, क्योंकि अभी तक तो हम लोग जो एटॉमिक मास की बात करते हैं तो उसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही आता है ना। तो ऐसे जब किसी से जब इन्वॉल्व होंगे तब क्वेश्चन स्ट्राइक करते हैं और इसका आंसर आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि उनके एटॉमिक मास में था क्या। फिर उसको आगे के टॉपिक में हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी लेक्चर ये लंबा हो जाएगा। फिर देखिए जरा आगे क्या कह रहे हैं, बोहर को ही शॉर्ट में बोहर बोलेंगे, पूरा नाम इनका नील्स बोहर था। लेटर ऑन नील्स बोहर गिव द एक्सटेंडेड फॉर्म। अब ये एक्सटेंडेड फॉर्म क्या हो गया, क्योंकि मेंडलीफ ने क्या किया था, जैसे इस तरह से हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स कहते हैं, कितने पीरियड्स थे, 7 पीरियड्स, और ऐसे जो वर्टिकल कॉलम्स आएंगे इनको ग्रुप कहा जाता है। मेंडलीफ ने क्या किया था, जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी बनाया, तो ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप को भी रखा। लेकिन आगे चल करके हम लोग ये स्टडी करेंगे, अगर आपसे ये करते हैं, सपोजिंग पोटेशियम को लिया हमने और कॉपर को लिया, जो क्राइटेरिया का बेसिस है कि प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए ना, तभी तो उनके ग्रुप में रखा जा रहा है। पोटेशियम एंड कॉपर, इन दोनों को मेंडलीफ ने एक ग्रुप में रखा हुआ था। क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर हैं? देखिए जरा, पोटेशियम को आप नहीं जानते होंगे, सोडियम को तो जानते होंगे, इसी के जस्ट ऊपर है पीरियोडिक टेबल के ऊपर, पीरियोडिक टेबल में सोडियम की प्रॉपर्टी, सोडियम को आप किस तरह से जानते होंगे, हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो कि सोडियम कैचेस फायर विद वाटर। इतना याद होगा आपको कि जैसे अगर पानी की कांटेक्ट में आ जाए तो आग लगती है। एक चीज और रट लीजिएगा, जब हमने कहा कि पोटेशियम सोडियम के नीचे है, ऐसे ऊपर से नीचे आते हैं, तो इसको लिख करके इसको रटिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इसको लर्न कर लीजिए सेंटेंस, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। इसका होता है कि पोटेशियम का मेटेलिक कैरेक्टर सोडियम से ज्यादा है। तो सोडियम के लिए सोडियम कैचेस फायर विद वाटर, तो व्हाट अबाउट पोटेशियम, और तेज रिएक्ट करेगा। और नीचे आते हैं सीसियम, एक एलिमेंट है, और नीचे आते हैं फ्रांसियम एलिमेंट है।
सीसीएम को किस दिन आपको हम वीडियो दिखाएंगे कि सीसीएम को एक पॉन्ड में डाला गया। जब पॉन्ड में डाला है सीसीएम को तो अराउंड 10-15 फीट तक ऐसे पानी उछलता है, तब समझ आता है अच्छा सीसीएम इतना रिएक्टिव होता है। तो पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। कॉपर के बारे में क्या कहेंगे कि कॉपर की रिएक्टिविटी कैसी है? कॉपर के पहले कॉइन्स होते थे। कॉपर का हो सकता है आपके घर में यूटेंसिल यूज होता हो, पानी पीने के लिए कॉपर का बर्तन यूज करते हैं। तो देखिए प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस हो गया। पोटेशियम का यूटेंसिल बना सकते हैं आप, उसे पानी रख करके पानी पिया जाए, आग लग जाएगी है ना, पीने के पहले ही आग लग जाएगी, इसलिए हम लोग रख करके पानी पीते हैं। तो अब एक चीज आप ये लर्न कर लीजिए, मेंडलीफ, और हम लोग उस तरह कर रहे हैं कि मेंडलीफ के बाद आगे क्या जरूरत पड़ी कि इसमें चेंजेस हमको करने पड़े। मेंडलीफ ने जो एलिमेंट का अरेंजमेंट किया था उसमें डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया। जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव और कॉपर उतना रिएक्टिव नहीं होता है, उसको उठा कर रख दिया। तो अब बोफोर्ड ने क्या किया कि पोटेशियम को अलग कर दिया और कॉपर को अलग कर दिया। तो अब जैसे एक ग्रुप ये हो जाएगा, एक ग्रुप ये हो जाएगा, तो सारे ग्रुप जैसे पहले जो ग्रुप्स थे हमारे 9 ग्रुप्स थे, तो 9 में इस तरह से ए बी सबको अलग अलग कर दिया और सब डबल हो गया, और इसलिए अब हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स हो गए। तो सारे ग्रुप सारे कॉलम्स अलग अलग हो गए। अब हम लोग अगले लेक्चर में एक बार अगली बार से रीडिंग करके आएगा, तो यहीं से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, आज इतना ही करके हम लोग खत्म करते हैं। आज पहला दिन था, फिर उसके बाद अगले टर्न से हम लोग ये